दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई मूवी नहीं बल्कि मशहूर शेरलॉक होम्स के दो केसेस को लेकर आया हूँ। इनको बड़े पर्दे पर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और ये पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिलर से भरे पड़े हैं। दोनों केसेस के नाम आपको एक एक करके शुरुआत में पता चल जाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए चलते हैं सीधे अपने पहले केस की तरफ, जिसका नाम है द स्पेकल्ड बैंड। तो केस की शुरुआत में हमें एक सुनार को दिखाया जाता है जो एक बच्चे का पीछा करते हुए डॉक्टर रॉयल्ट नाम के एक आदमी के एरिया तक चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रॉयल्ट एक बहुत ही गुस्सैल और घमंडी किस्म का आदमी होता है। अब सुनार रॉयल्ट को बताता है कि तुम्हारी तरफ से एक छोटा बच्चा मेरे घोड़े की नाल चुराकर भाग गया है, जिस पर रॉयल्ट गुस्से में जवाब देता है कि ये सब लोग मेरे मेहमान हैं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों पर चोरी का इल्जाम लगाने की? तो सुनार कहता है कि आप मुझे उस लड़के को सौंप दीजिए, मैं उसकी चोरी साबित कर दूंगा। लेकिन रॉयल्ट ऐसा करने से मना कर देता है और सुनार को अपनी जमीन से चले जाने को कहता है। अब इस बात पर दोनों में हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई में रॉयल्ट उस सुनार को पानी में फेंक देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इस गांव में रॉयल्ट अपनी बेटी हेलन के साथ एक ही घर में रहता है और हेलन एक अच्छी लड़की है, जबकि रॉयल्ट उसके साथ भी सख्ती से पेश आता है, जिस वजह से हेलन धीरे धीरे उससे डरने लगी है। खैर, अब रात को जब हेलन अपने कमरे में होती है तो उसे नोटिस होता है कि उसके कमरे का एक हिस्सा टूटा हुआ है, इसलिए अब वो डरते हुए बाहर जाती है और रॉयल्ट को इस बारे में बताती है। लेकिन रॉयल्ट उससे कहता है कि असल में तुम्हारे कमरे में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए आज तुम अपनी बहन के कमरे में सो जाओ। अब ये सुनकर हेलन ऐसा करने से मना करने लगती है, क्योंकि उसी कमरे में उसकी बहन का मर्डर हुआ था। लेकिन रॉयल्ट उस पर जोर डालता है, जिसके बाद हेलन को मजबूरन अपनी बहन के कमरे में सोने जाना पड़ता है। पर सोने से पहले हेलन सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है, क्योंकि उसके मन में कातिल का खौफ होता है। लेकिन जब वो सो रही होती है तभी अचानक रात को उसे किसी की सीटी की आवाज सुनाई देती है। अब इस आवाज से हेलन इतनी डर जाती है कि वो रात भर ठीक से सो नहीं पाती। फिर अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है और हमें शेरलॉक होम्स को दिखाया जाता है। वो अपने साथी वॉटसन को जल्दी उठने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी एक क्लाइंट उनसे मिलने आई होती है। अब वॉटसन हैरान होता है कि आखिर इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि हेलन होती है। अब शेरलॉक हेलन को देखते ही कहता है कि पहले एक कप कॉफी हो जाए। इसके साथ ही साथ वो हेलन को बैठने के लिए कहता है और उसके लिए कॉफी मंगवाता है। अब कॉफी पीते वक्त शेरलॉक हेलन को गौर से ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि हेलन के कपड़ों पर कीचड़ के छींटे पड़े हुए हैं और उसकी हालत काफी थकी हुई है। इसलिए शेरलॉक उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, और मैं जानता हूँ कि कीचड़ भरे रास्तों को बग्गी से पार करके सुबह सुबह स्टेशन पहुँचना और फिर पहली ट्रेन पकड़कर यहाँ आना बहुत मुश्किल काम है। तो ये सुनकर हेलन हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर शेरलॉक को ये सब कैसे पता चला। वो सोचती है कि मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, फिर शेरलॉक को मेरे कीचड़ वाले रास्ते और बग्गी का कैसे पता चला। इस चीज को लेकर जब हेलन का चेहरा हैरानी से भर जाता है तो शेरलॉक मुस्कुराता है और हेलन को एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे कपड़ों पर कीचड़ के छींटे हैं और वो भी इतने ऊपर तक जो सिर्फ बग्गी से ही आ सकते हैं। इसके अलावा तुम्हारी सांसें भी तेज हैं और तुम्हारे जूते गीले हैं, जिससे साफ है कि तुमने कीचड़ भरे रास्तों को पार किया है। सुबह की पहली ट्रेन की टिकट के पिछले हिस्से को मैंने तुम्हारे हाथ में देख लिया, जिससे मुझे अंदाजा लग गया कि तुम कितनी थकी हुई हो। खैर, अब हेलन शेरलॉक की इस ऑब्जर्वेशन पावर को देखकर हैरान रह जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि सिर्फ शेरलॉक ही उसकी इस परिस्थिति में मदद कर सकता है। इसके बाद हेलन शेरलॉक को अपने आने का रीजन बताते हुए अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि मेरा नाम हेलन है और मैं अपने सौतेले पिता रॉयल्ट के साथ रहती हूँ। रॉयल्ट अपनी जवानी में डॉक्टरी की पढ़ाई करने इंडिया गए थे, जहाँ उनकी मुलाकात मेरी माँ मिस ग्रेंजर से हुई। वो बताती है कि उस वक्त मेरी माँ मिस ग्रेंजर एक अमीर खानदान की विधवा थी और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते रॉयल्ट ने मेरी माँ से शादी की और वो शादी रॉयल्ट की दूसरी शादी थी। इस तरह जब मैं और मेरी बड़ी बहन जूलिया छोटी थी तब रॉयल्ट हमारा सौतेला बाप बन गया। वो आगे बताती है कि हम चारों इंडिया से इंग्लैंड लौट आए, लेकिन यहाँ आते ही मेरी माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन मुझे आज तक शक है कि वो एक्सीडेंट असल में रॉयल्ट ने जानबूझकर करवाया था। हालांकि उस हादसे के बाद रॉयल्ट पूरी तरह से बदल गया। वो हमेशा अकेले रहने लगा और उसका स्वभाव जानवर जैसा हो गया। उसकी हरकतों की वजह से हमारे घर के नौकर भी घर छोड़कर चले गए और अब उस घर में सिर्फ मैं, रॉयल्ट और कुछ जिप्सी लोग रहते हैं जो गाने बजाने का काम करते हैं और उन्हें रॉयल्ट ने ऐसे ही घर में रुकवा रखा है। लेकिन 2 साल पहले मेरी बड़ी बहन जूलिया भी हमारे साथ थी
जिसे मैंने खो दिया। तो इतना सब सुनकर शेरलॉक पूछता है कि क्या आप जूलिया के सिलसिले में बात करने आई हैं? तो हेलन कहती है हाँ, और इस तरह मूवी अब 2 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि जूलिया की एक आदमी से एंगेजमेंट हुई थी और वो जल्द ही उससे शादी करने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ रॉयल्ट इससे खुश नहीं था। फिर एक रात जूलिया हेलन के कमरे में आती है और वहाँ वो दोनों बातें करने लगती हैं। लेकिन तभी हेलन नोटिस करती है कि जूलिया किसी बात से काफी परेशान है। फिर पूछने पर जूलिया उसे बताती है कि असल में पिछले कुछ दिनों से मुझे हर रात ठीक 3 बजे एक धीमी सीटी की आवाज सुनाई देती है। तो ये सुनकर हेलन कहती है कि शायद ये आवाज नाचने वाले लोग निकालते होंगे। तुम चिंता मत करो, इसमें इतनी घबराने वाली बात क्या है। इस तरह हेलन जूलिया को उस कमरे में वापस सोने के लिए भेज देती है। लेकिन इतने में हेलन को भी एक अजीब सा डर सताने लगता है और तभी अचानक बाहर से जूलिया के चिल्लाने की आवाज आती है। अब हेलन फौरन दौड़कर वहाँ पहुँचती है और देखती है कि जूलिया की हालत बहुत खराब है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। अब उसके देखते ही देखते बेचारी जूलिया नीचे गिर जाती है और हेलन से आखिरी शब्द कहती है कि वो धब्बे वाला पट्टा। इतना कहकर वो सुध-बुध खो देती है और इतने में हेलन चिल्लाने लगती है। तभी उसका शोर सुनकर रॉयल्ट वहाँ आ जाता है और जूलिया को ऐसे देखकर फौरन उसको अपनी बाहों में ले लेता है और थोड़ी देर बाद अचानक जूलिया अपना दम तोड़ देती है। अब हेलन ये सारी कहानी शेरलॉक को सुनाती है और इसी बीच वो बहुत इमोशनल भी हो जाती है। वो कहती है कि जूलिया की मौत से मैं हैरान हूँ, क्योंकि जूलिया हमेशा अपना कमरा बंद करके सोती थी। असल में हमारे घर में रॉयल्ट ने कई जंगली जानवर पाल रखे हैं, इसीलिए हम खिड़कियां दरवाजे लॉक करके सोते हैं ताकि कोई जानवर कमरे में ना घुसे। इसलिए ऐसे में कोई आदमी जूलिया के कमरे में घुसकर उसकी हत्या नहीं कर सकता, ये लगभग नामुमकिन है। खैर, अब ये पूरी बात सुनकर वॉटसन और शेरलॉक थ्योरी लगाते हैं कि शायद जूलिया के खाने में जहर दिया गया होगा या कातिल पहले से ही उसके कमरे में घात लगाकर बैठा होगा ताकि मौका मिलते ही वो उसे मार दे। ये सुनकर हेलन उसे बताती है कि डॉक्टर्स ने जूलिया की मौत की जांच की थी और उनका कहना था कि जूलिया के शरीर में कोई जहर नहीं था और ना ही कमरे में किसी के घुसने या मारपीट के निशान थे। यानी इसका मतलब साफ है, उस वक्त कोई पहले से ही कमरे में मौजूद नहीं था। हेलन आगे कहती है कि 2 साल बाद मैंने इस हादसे से उबरने की कोशिश की और इस बारे में किसी से कोई बात तक नहीं की, यहाँ तक कि अपने सौतेले पिता रॉयल्ट से भी नहीं। लेकिन कल रात मुझे कंस्ट्रक्शन की वजह से जूलिया के कमरे में सोना पड़ा और वहाँ मुझे भी वही सीटी की आवाज सुनाई दी और साथ ही मुझे ऐसे लगा कि कोई उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैंने डरते हुए लैंप को जलाया तो वो पूरा कमरा खाली था और इस हादसे ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। वो कहती है कि अब मेरी हालत वही है जो 2 साल पहले जूलिया की थी, क्योंकि मैं भी जल्द ही शादी करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इस खतरे से बचाइए। तो ये सुनकर शेरलॉक उससे कहता है कि घबराओ नहीं, तुम सही जगह पर आई हो। इस बीच वो हेलन की कलाई पर एक घाव का निशान देखता है और उससे कहता है कि आपके अंकल मुझे सच में बहुत सख्त मिजाज के लगते हैं। तो हेलन उससे कहती है कि उनका गुस्सा सच में बहुत भयानक है, इसलिए मैं उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसके बाद शेरलॉक हेलन से कहता है कि मुझे आपके अंकल की डिटेल्स चाहिए और साथ ही मुझे आपके घर को भी देखना है, इसलिए जब भी मिस्टर रॉयल्ट घर पर ना हो उस वक्त मुझे बुला लीजिए। तो ये सुनते ही अचानक हेलन को कुछ याद आता है और वो कहती है कि आप आज शाम को ही आ जाइए, क्योंकि उस वक्त रॉयल्ट काम से बाहर जाता है। इतना कहकर हेलन वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेलन के जाने के थोड़ी ही देर बाद ही रॉयल्ट गुस्से में अचानक शेरलॉक के कमरे में आ धमकता है। दरअसल रॉयल्ट को हेलन के रूम से शेरलॉक से जुड़े कुछ टेलीग्राम्स मिले थे और उन्हें देखकर उसे समझ में आ गया कि हेलन यहाँ मदद मांगने जरूर आई होगी। इसलिए अब रॉयल्ट शेरलॉक को धमकी देता है कि मेरे मामले से तुम दूर रहो, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। इतना कहकर वो एक मोटी छड़ को मोड़ना शुरू कर देता है, जैसे वो शेरलॉक को अपनी ताकत दिखाना चाह रहा हो और उसे चैलेंज कर रहा है। खैर, इस तरह धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शेरलॉक उस मुड़ी हुई छड़ी को उठाता है और फिर कहता है कि ये आदमी काफी इंटरेस्टिंग है। इतना कहते हुए वो उस छड़ी को वापस सीधा कर देता है और अपने साथी वॉटसन से कहता है कि ये केस खतरनाक है, इसमें मजा आएगा, इसलिए वहां जाने से पहले एक रिवॉल्वर साथ में रख लेना। खैर, अब हम देखते हैं कि शेरलॉक और वॉटसन हेलन के घर जाने के लिए ट्रेन से सफर करते हैं और रास्ते में शेरलॉक वॉटसन को बताता है कि मैंने कोर्ट में हेलन की माँ की वसीयत चेक की थी। उसकी माँ ने मरने से पहले 1100 यूरो रॉयल्ट के नाम छोड़े थे,
लेकिन उसकी गंदी आदतों और फिजूल खर्ची की वजह से अब सिर्फ 400 यूरो ही बचे हैं। और दूसरी बात, वसीयत के मुताबिक वो बचे हुए पैसे भी रॉयल्ट के नहीं बल्कि हेलन और जूलिया के हैं, जो उनकी शादी के वक्त रॉयल्ट को देने होंगे। लेकिन अगर उसने वो पैसे दे दिए तो वो कंगाल हो जाएगा। ये सुनकर वॉटसन बताता है कि मैंने रॉयल्ट के पुराने स्टूडेंट्स से पूछा जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि रॉयल्ट जवानी में और ज्यादा गुस्सैल था, क्योंकि उसने एक बार अपने बटलर को अपने कमरे में चोरी करते पकड़ा था और फिर उसने उसे छड़ी से तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और फिर इसी हत्या के इल्जाम से बचने के लिए रॉयल्ट अपनी वाइफ के साथ इंडिया छोड़कर इंग्लैंड आ गया और वो तभी से यहाँ रह रहा है। खैर, अब शेरलॉक और वॉटसन हेलन के घर पहुंच जाते हैं, जहां रॉयल्ट की गैर मौजूदगी में उन्हें तहकीकात का पूरा वक्त मिल जाता है। अब शेरलॉक देखता है कि जूलिया की खिड़की इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़कर अंदर घुसना नामुमकिन था। इसके बाद वो कमरे की छानबीन करता है और उसकी नजर एक बड़ी रस्सी पर पड़ती है। अब पूछने पर हेलन उसे बताती है कि इस रस्सी को खींचने पर एक जोर की घंटी बजती है जो इमरजेंसी के लिए टांगी गई थी। लेकिन यही जांच करने के लिए जब शेरलॉक उस रस्सी को खींचता है तो वहाँ कोई आवाज नहीं आती, यानी किलर ने इस रस्सी को पहले से ही काट दिया था ताकि इमरजेंसी में कोई संपर्क ना हो सके। और इसका मतलब ये भी साफ हो चुका था कि जूलिया का मर्डर भी सोचा समझा था। खैर, अब शेरलॉक उसको देखता है कि वो रस्सी एक वेंटिलेटर से जुड़ी है जो रॉयल्ट के कमरे से गुजरता है, इसलिए अब वो रॉयल्ट के कमरे में भी जाकर छानबीन करने लगता है। फिर निकलते वक्त शेरलॉक हेलन से कहता है कि मैं और वॉटसन सामने के शेड में रहकर नजर रखेंगे और अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो आज रात जूलिया के कमरे में मत सोना। रात को जूलिया के कमरे में जाकर उसकी खिड़की खुली छोड़ देना और साथ ही उसमें एक लैंप जला देना। इस सिग्नल को देखते ही हम जूलिया के कमरे में दाखिल हो जाएंगे और इस दौरान आप अपने पुराने कमरे में छुपी रहना। वो कहता है कि आप फिक्र मत करो, आज रात किलर का मास्टर प्लान खुलने ही वाला है। खैर, अब रात का सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि शेरलॉक और वॉटसन एक शेड में छुपे हुए हेलन के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेलन मिस्टर रॉयल्ट के सामने एक ड्रामेटिक नाटक करती है और ऐसा दिखाती है कि उसे सिरदर्द हो रहा है, इसलिए वो अपनी बहन के कमरे में सोने जा रही है। इधर शेरलॉक को सामने से जूलिया के कमरे का सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि वो देखता है कि खिड़की खुली हुई है और लैंप जल रहा है। इसके बाद सिग्नल मिलते ही शेरलॉक और वॉटसन फटाफट शेड से बाहर निकलते हैं और जूलिया के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद कमरे में पहुंचते ही शेरलॉक खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है और साथ ही वो अपने साथी वॉटसन को सख्त हिदायत देता है कि गलती से भी सो मत जाना, वरना हमेशा के लिए सो जाओगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेरलॉक बहुत ही टेंशन में होता है और वो एक कैंडल, माचिस और एक छड़ी को अपने पास रख लेता है। अब ये सब करते वक्त उसके हाथ कांप रहे हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि शेरलॉक को किसी बड़े खतरे का शक है। इसके बाद वो लैंप को भी बुझा देता है, जिसके बाद कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शेरलॉक को अचानक कुछ एहसास होता है, जिसके बाद वो फौरन पास रखी कैंडल जलाता है और अपनी छड़ी से किसी अदृश्य चीज की तरफ स्टिक से मारने लगता है। हालांकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तुरंत बाद रॉयल्ट के कमरे से किसी की जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। तभी अचानक शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि हमारा काम हो गया, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो दोनों दौड़कर रॉयल्ट के कमरे में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि रॉयल्ट के गले में एक जहरीला सांप लटका हुआ है और सांप का रंग धब्बेदार है और वो इस वक्त रॉयल्ट को काट चुका है। अब ये देखकर शेरलॉक वॉटसन को बताता है कि यही सांप वो धब्बे वाला पट्टा है जिसके बारे में जूलिया ने मरते वक्त हेलन को बताया था। यानी हमें समझ में आ जाता है कि ये सांप ही किलर है जिसे रॉयल्ट ने इस्तेमाल किया था। फिर सीन अगली सुबह पर जाता है, जहां शेरलॉक हेलन को पूरी कहानी रिवील करता है। वो बताता है कि मिस्टर रॉयल्ट एक बहुत ही शातिर डॉक्टर था और इंडिया में अपनी स्टडी के दौरान उसे एक खास तरह के सांप के बारे में पता चला था। असल में उस सांप की खासियत ये थी कि वो जिसे भी काटता था वो इंसान झट से मर जाता, लेकिन इसके बावजूद केमिकल रिसर्च से भी उसके जहर का पता नहीं चलता। इसलिए रॉयल्ट उस सांप को इंडिया से इंग्लैंड लेकर आ गया और फिर उसे अपने पास पालने लगा। इसी बीच वो हर रात सीटी बजाकर सांप को ट्रेनिंग देता था, यानी यही सीटी की आवाज जूलिया को अपने कमरे में सुनाई देती थी। फिर एक रात रॉयल्ट ने उस सीटी को बजाकर सांप को जूलिया के कमरे में भेजा, जिसके बाद सांप छोटे से वेंटिलेटर के रास्ते कमरे में घुसा और नींद में जूलिया को काट लिया, जिसके बाद बेचारी जूलिया मर गई। शेरलॉक आगे बताता है कि कल रात रॉयल्ट ने तुमको भी उसी तरह से मारना चाहा था,
शेरलॉक आगे बताता है कि कल रात रॉयल्ट ने तुमको भी उसी तरह से मारना चाहा था, लेकिन मैंने सांप को कमरे में घुसते ही छड़ी से मारा और उसे वापस भगा दिया। अब वो सांप भूखा और जख्मी था, इसलिए वो रॉयल्ट के कमरे में वापस गया तो गुस्से में उसने अपने मालिक को ही काट लिया और इस तरह रॉयल्ट का अंत उसी के बनाए गड्ढे में गिरकर हुआ और इस तरह से ये केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे केस पर जिसका नाम है द डेविल्स फूट। अब इस केस की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शेरलॉक और वॉटसन हॉलिडे मनाने कॉर्निश आइलैंड जा रहे हैं। दरअसल शेरलॉक के डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि अगर वो ऐसे ही मुश्किल केसेस में उलझा रहा तो वो जल्द ही नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा। यही वजह थी कि शेरलॉक यहाँ रिलैक्स करने आया होता है। खैर, अब हम देखते हैं कि शेरलॉक और वॉटसन इस आइलैंड पर एक लॉज में रुकते हैं और जब वॉटसन अपना लगेज लेने जाता है तभी उसे दरवाजे के बाहर चर्च के फादर राउंडे दिखते हैं। दरअसल राउंडे शेरलॉक से मिलने आया होता है और उसकी शक्ल से साफ दिख रहा था कि वो किसी परेशानी में नहीं है। इसलिए जब वॉटसन को अंदाजा हो जाता है कि वो सिर्फ मिलने के लिए आया है, किसी केस के लिए नहीं, तो आखिर में वो उसे शेरलॉक से मिलने देता है। अब शेरलॉक राउंडे को देखते ही उसका नाम लेता है और ये भी बता देता है कि राउंडे प्रीस्ट बनने से पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करता था। ये सुनकर ही राउंडे हैरान हो जाता है कि आखिर शेरलॉक को ये सब कैसे पता चला। तो शेरलॉक वॉटसन को इशारा करता है कि वो राउंडे के सवाल का जवाब दे। अब वॉटसन राउंडे को एनालाइज करके एक लंबी चौड़ी थ्योरी बताने लगता है, लेकिन तभी शेरलॉक हंसते हुए कहता है कि वॉटसन, तुम ज्यादा अंदर घुस गए, जबकि असल में बात बस इतनी सी थी कि मैंने राउंडे और उनकी शुरुआती करियर के बारे में एक मैगजीन में पहले से ही पढ़ रखा था। अब ये कहकर शेरलॉक वॉटसन का मजाक उड़ाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन फिर सब सीरियस हो जाते हैं और आखिर में राउंडे बताता है कि वो शेरलॉक और वॉटसन को सिर्फ आज दोपहर के डिनर का न्योता देने आया था ताकि उनसे जान पहचान बढ़ा सके। इस तरह अब शेरलॉक और वॉटसन इस न्योते को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वो वहाँ पर केस के लिए नहीं, घूमने फिरने आए थे। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वॉटसन इस जगह पर आने के बाद शेरलॉक में कुछ बदलाव नोटिस करता है। वो देखता है कि शेरलॉक थोड़ा अकेले रहकर मेडिटेट करने लगा है और अपना ज्यादातर समय चीजों को बारीकी से समझने में बिता रहा है। वॉटसन को लगता है कि शायद शेरलॉक ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपनी ड्रग एडिक्शन की बुरी आदत से छुटकारा पा सके। खैर, अब शाम को शेरलॉक और वॉटसन बताए हुए टाइम पर फादर राउंडे के घर डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि फादर राउंडे और उनके बगल में एक आदमी उदास बैठा है। अब शेरलॉक को देखते ही राउंडे उनसे विनती करता है कि वो पहले उसकी सारी बातें गौर से सुने, जिसके लिए शेरलॉक मान जाता है। अब राउंडे शेरलॉक को बताता है कि ये आदमी मेरी लॉज का किराएदार मॉर्टिमर ड्रैगनस है और जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो हादसा कल रात मॉर्टिमर के सामने ही हुआ था। वो बताता है कि असल में मॉर्टिमर अपने दो भाइयों जॉर्ज ओवन और बहन ब्रांडा के साथ ताश खेल रहा था, लेकिन तभी ताश खेलते वक्त मॉर्टिमर का मन ऊब गया और वो वहाँ से चला गया। पर फिर जब आज सुबह मॉर्टिमर वापस लौटा तो उसे एक खौफनाक नजारा देखने को मिला। उसने देखा कि उसके दोनों भाई पागल हो चुके हैं, जबकि उसकी बहन ब्रांडा मर चुकी है। इसी बीच मॉर्टिमर रोते हुए दावा करता है कि ये काम किसी शैतान या भूत का है, क्योंकि उसके जाने से लेकर आने तक कमरे के दरवाजे और खिड़कियां वैसे ही बंद थे और ना ही कोई कमरे में आया था। लेकिन शेरलॉक को तो भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या उस घर में आप लोगों के अलावा कोई और मौजूद था। तो मॉर्टिमर बताता है कि नहीं, कोई मौजूद नहीं था। फिर शेरलॉक पूछता है कि ऐसा कोई आदमी है जो घर में रहता हो लेकिन उस दिन वहाँ पर मौजूद ना हो। तो मॉर्टिमर कहता है कि हाँ, मिस पॉटर जो उस घर की कुक है, वो उस घर में रहती हैं, लेकिन ताश खेलने के दौरान ही वो छुट्टी लेकर चली गई थी और तब तक मेरे भाई बहन सही सलामत थे, इसलिए उन पर शक करना बेकार है। तभी अचानक अपनी बात करते वक्त मॉर्टिमर को एक खास बात याद आती है और वो बताता है कि ताश खेलते वक्त मेरा बड़ा भाई जॉर्ज खिड़की की तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था, लेकिन जब मैंने भी खिड़की की तरफ देखा तो मुझे बाहर कुछ लटकता हुआ दिखा, पर मैं ठीक से देख नहीं पाया कि वो क्या था। तो इस इंफॉर्मेशन को सुनकर शेरलॉक और वॉटसन वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में वॉटसन शेरलॉक को ड्रैगनस फैमिली का इतिहास बताता है और वो कहता है कि मॉर्टिमर ड्रैगनस और उसके तीनों भाई बहन एक लोहे की खदान में काम करते थे। फिर एक दिन उन्हें इस बिजनेस से जबरदस्त फायदा हुआ और ये चारों एकदम से अमीर हो गए, लेकिन अमीर बनने के बाद भी इनके बीच पैसों को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई और चारों में बराबर बराबर बंटवारा हुआ। तभी इन दोनों के सामने से एक बग्गी गुजरती है और शेरलॉक और वॉटसन यहाँ देखते हैं कि उस बग्गी में मॉर्टिमर के दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। फिर आगे शेरलॉक और वॉटसन क्राइम सीन वाले घर पहुँचते हैं,
जहां मॉर्टिमर भी उनकी तहकीकात में मदद करने के लिए मौजूद होता है। अब शेरलॉक घर की खिड़की की जांच करता है, लेकिन उसे कोई ऐसे निशान नहीं मिलते जिनसे पता चल सके कि बाहर से कोई अंदर घुसा था। इसके बाद मॉर्टिमर शेरलॉक को उस लोकेशन की तरफ ले जाता है जहां उसने उस अजीब चीज की झलक देखी थी। फिर उस दूरी को नापने के चक्कर में शेरलॉक गलती से मॉर्टिमर से टकरा जाता है, जिससे उसके पैर मॉर्टिमर के पैर के ऊपर रखा जाता है। इसलिए अब शेरलॉक माफी मांगते हुए मॉर्टिमर का जूता साफ करने लगता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये चीज मॉर्टिमर को बहुत अजीब लगती है। खैर, इसके बाद शेरलॉक कमरे के अंदर की तहकीकात करता है और फिर वो उसी कुर्सी पर बैठता है जिस पर आखिरी बार जॉर्ज बैठा था। अब शेरलॉक का अनुमान होता है कि जो आदमी जॉर्ज को खिड़की से दिखा था वो कम से कम 6 फीट लंबा रहा होगा, क्योंकि तभी वो उसको दिख सकता है। खैर, तभी राउंडे घर की कुक मिस पॉटर को कमरे में लाता है, जिसके बाद मिस पॉटर के बयान के साथ साथ हमें फ्लैशबैक में वो सीन दिखाया जाता है जिसमें चारों भाई बहन ताश खेल रहे थे। असल में उस वक्त ठंडी बढ़ती जा रही थी, इसलिए मिस पॉटर चिमनी की आग को थोड़ा बढ़ा देती है और तभी मॉर्टिमर बीच में गेम छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि उसका सोने का वक्त हो गया था और उसकी आंखों में नींद साफ झलक रही थी। अब मॉर्टिमर के तीनों भाई बहन उससे जिद करते हैं कि कम से कम आखिरी गेम तो खेल कर जाओ, लेकिन मॉर्टिमर अपने रूटीन का पक्का होता है, इसलिए वो उनके लाख रोकने के बाद भी वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह जब मिस पॉटर दरवाजा खोलकर अंदर पहुँचती हैं, तो वो देखती हैं कि दोनों भाई पागल हो चुके हैं और ब्रेंडा मर चुकी है। इसके बाद आगे शेरलॉक ब्रेंडा की लाश की जांच करता है, तो उसे ब्रेंडा के गले में एक अजीब सा लॉकेट दिखाई देता है जिसका साइज सिर्फ एक अंगूठी जितना ही होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शेरलॉक पहाड़ों में बैठकर वॉटसन को अब तक की सारी तहकीकात बताता है और उसकी बातों से यहाँ हमें पता चलता है कि शेरलॉक जानबूझकर मॉर्टिमर से टकराया था ताकि उसका जूता साफ करने के बहाने उसके फुटप्रिंट्स ले सके। अब शेरलॉक बताता है कि जब मॉर्टिमर उस बारिश वाली रात यानी मर्डर वाले दिन अपने लॉज में बैठा था तो उसके फुटप्रिंट्स जमीन पर छप गए थे और उन फुटप्रिंट्स से मुझे पता चला कि वो क्राइम सीन से लेकर सीधा अपने घर गया था, यानी ना वो बीच में कहीं रुका था और ना ही वापस आया था। तो ये सुनकर वॉटसन कहता है कि यानी मॉर्टिमर की बात सच थी और उन तीनों की ये हालत किसी 6 फुट वाले बाहर के आदमी ने ही की है। लेकिन फिर भी शेरलॉक का मन बार बार कह रहा होता है कि मॉर्टिमर ही अपने भाई बहनों का कातिल है और उसने उन तीनों का मर्डर उनके हिस्से हड़पने के लिए किया होगा। तभी ये दोनों अपने पास फेमस डॉक्टर लाइनर स्टैंड को देखते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि शेरलॉक भी लाइनर को उनके फेमस होने की वजह से जानता था। खैर, अब लाइनर शेरलॉक से कहता है कि जिस फैमिली के साथ ये हादसा हुआ वो तीनों मेरे दूर के कजिन्स थे, इसलिए वो शेरलॉक से जानना चाहता है कि इस केस की तहकीकात कहां तक पहुंची है। लेकिन शेरलॉक लाइनर को घुमा फिराकर टाल देता है और केस की एक भी डिटेल नहीं बताता, जिसके बाद लाइनर मायूस होकर वहां से चला जाता है। तभी वॉटसन को एहसास होता है कि लाइनर पूरी तरह से 6 फीट का है, यानी ये वही लंबाई है जो शेरलॉक ने उस अजीब शख्स के बारे में अनुमान लगाई थी और जिसे जॉर्ज ने खिड़की से देखा था। खैर, अब अगले दिन का सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि राउंडे बहुत घबराहट में शेरलॉक के घर पहुंचता है। उसको देखकर शेरलॉक और वॉटसन भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसी घबराहट में क्यों है। तभी राउंडे उन्हें बताता है कि मॉर्टिमर का भी ब्रेंडा की तरह मर्डर हो गया है और ये सुनते ही शेरलॉक का दिमाग घूम जाता है और ये पहेली उसके लिए पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जिस आदमी पर शेरलॉक को सबसे ज्यादा शक था अब वो आदमी भी खुद मारा गया है। अब ये सारी वारदात राउंडे के किराए वाले मकान में हुई थी, इसलिए शेरलॉक उस मकान को अच्छे से एनालाइज करने लगता है। इसी बीच वो बार बार एक ही सवाल पूछता है कि इस खिड़की को यहाँ किसने खोला। तो राउंडे उसे बताता है कि ये खिड़की मेड ने खोली होगी, क्योंकि उसे अंदर घुटन हो रही थी। अब ये सुनते ही शेरलॉक को पूरी गुत्थी समझ में आने लगती है। फिर आगे एक रहस्यमयी सीन आता है, जहाँ हम देखते हैं कि शेरलॉक ने बाहर के देश से एक पार्सल मंगवाया है। अब वो इस पार्सल से एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला है, इसलिए उसने वॉटसन को भी बुला रखा था ताकि अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ गलत हो जाए तो वॉटसन उसे बचा सके। खैर, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले शेरलॉक वॉटसन को बताता है कि मॉर्टिमर और उसके भाई बहन जहां मरे थे वहां का माहौल बिल्कुल धुएं वाला था, इसलिए जरूर किलर ने ताश खेलने से पहले चिमनी में कोई जहरीली चीज डाल दी होगी और फिर चिमनी के जलते ही उस जहर का धुआं चारों ओर फैल गया होगा, जिससे तीनों भाई बहन पागल हो गए होंगे। लेकिन ब्रेंडा धुएं के सबसे करीब थी, इसलिए तीनों में से सिर्फ वही मर गई, जबकि बाकी दोनों भाई पागल हो गए। इसके बाद शेरलॉक आगे कहता है कि मॉर्टिमर को भी उसी धुएं से मारा गया है। मुझे इस बात का पूरा शक है।
अब ये कहते हुए शेरलॉक उस ब्राउनिश पाउडर को उस लैंप में डालता है, यानी ये वही जहर था जिससे सबकी मौत हुई थी। और जैसे ही वो पाउडर लैंप में जलता है वैसे वैसे शेरलॉक के दिमाग में अजीब और डिस्टर्बिंग सपने आने लगते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप पर काबू खोने लगता है और पागल सा होने लगता है, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। लेकिन जैसा कि वॉटसन वहाँ मौजूद था, इसीलिए सही वक्त पर वो शेरलॉक को कमरे से बाहर खींच लेता है। अब बाहर की ताजी हवा में शेरलॉक की हालत धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है और फिर हमें समझाया जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट शेरलॉक ने असल में इसलिए किया ताकि वो जहर की ताकत को समझ सके। फिर आगे सीन बदलता है। शेरलॉक अपने कमरे में डॉक्टर लाइनर को अचानक इनवाइट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि लाइनर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे थोड़ी ही देर में बोट पकड़कर आइलैंड से निकलना होता है। अब शेरलॉक उससे कहता है कि हत्यारा हमेशा जल्दी में रहता है। इस पर लाइनर हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो शेरलॉक जवाब देता है कि जब तुम हमसे पहली बार मिले थे तो तुमने मिलते ही केस के बारे में पूछा था, तभी से मुझे तुम पर शक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ते भर पीछा किया और फिर मैंने देखा कि तुम बहुत तेजी से अपने घर से निकले और मॉर्टिमर के लॉज की तरफ चले गए। लेकिन अंदर जाने से पहले रास्ते में तुमने पहाड़ी से हल्की फुल्की मिट्टी उठाई और उसके बाद आखिर में मॉर्टिमर के घर पहुंच गए। फिर वहां तुमने मिट्टी को मॉर्टिमर के कमरे में फेंका, जिससे मॉर्टिमर की नींद खुली और उसने बाहर आकर तुम्हें देखा। इसके बाद लाइनर ने उससे कहा कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन मॉर्टिमर उसे बताता है कि मेरी हाउसकीपर बाहर का दरवाजा बंद करके चली गई है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब लाइनर फौरन मिलने की जिद करता है तो मॉर्टिमर उसे खिड़की से अपने कमरे में दाखिल करवा लेता है और इस तरह वहां जाकर लाइनर मॉर्टिमर की जान ले लेता है। फिर शेरलॉक आगे कहता है कि इतनी परफेक्ट प्लानिंग में तुम सिर्फ एक गलती कर बैठे कि तुम अपने जूतों के प्रिंट्स मिटाना भूल गए और वही जूते तुमने अभी भी पहने हुए हैं। अब ये सुनकर लाइनर गुस्सा हो जाता है और तभी शेरलॉक लाइनर के सामने ब्रांडा की रिंग को रख देता है। फिर वो उसे पूछता है कि ये रिंग तुमने ही ब्रांडा को गिफ्ट में दी थी ना। तो रिंग को देखकर लाइनर इमोशनल हो जाता है और सारी सच्चाई बताने को राजी हो जाता है। इसके बाद लाइनर अपनी कहानी शुरू करता है। वहाँ वो बताता है कि वो और ब्रांडा एक दूसरे से प्यार करते थे और उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन लाइनर पहले से शादीशुदा था, इसीलिए कानून की वजह से वो अपनी पत्नी से डिवोर्स लिए बिना ब्रांडा से शादी नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि उन दोनों ने शादी नहीं की और काफी समय के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। असल में उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन लाइनर की वाइफ उसे डिवोर्स दे देगी और फिर वो ब्रांडा से शादी कर लेगा। लेकिन लाइनर आगे बताता है कि ब्रांडा के अलावा उसकी दोस्ती मॉर्टिमर से भी थी और उसने आखिरी बार मॉर्टिमर को वेस्ट अफ्रीका से लाया हुआ एक अनोखा जहर दिखाया था जिसका नाम था डेविल्स फूड। फिर लाइनर ने मॉर्टिमर को बताया था कि ये जहर इंसान के दिमाग में घुसकर उसे पागल बना सकता है और अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। और इस जहर की खासियत ये थी कि मेडिकल साइंस वाले भी इसे ट्रैक नहीं कर सकते। फिर लाइनर आगे कहता है कि मॉर्टिमर को ये बात बताने के अगले ही दिन मेरे लैब से वो जहर चोरी हो गया और फिर बाद में मुझे पता चला कि जॉर्ज और ओवन पागल हो गए और ब्रांडा मर गई और तीनों में डेविल्स फूड के लक्षण थे। तो मैं समझ गया कि ये सब मॉर्टिमर ने किया होगा क्योंकि वो उन तीनों की जायदाद हड़पना चाहता था। इसलिए अब ये सब जानने के बाद मैं मॉर्टिमर के घर गया। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ लाइनर मॉर्टिमर के कमरे में घुसता है और फिर वो अपनी जेब से डेविल्स फूड जहर निकालता है और मॉर्टिमर को जबरदस्ती पकड़कर वो जहर लैंप में डाल देता है। अब उस जहर के जलते ही उसकी स्मेल से मॉर्टिमर की जान चली जाती है, जबकि लाइनर अपने चेहरे को हैंकी से कवर कर लेता है ताकि उसे उस जहर का असर ना हो और इस तरह लाइनर मॉर्टिमर को मारकर अपनी प्रेमिका ब्रांडा का बदला ले लेता है। अब इस कहानी को सुनकर शेरलॉक लाइनर से पूछता है कि तुम्हारी बोट कितने बजे की है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेरलॉक लाइनर को इस आइलैंड से जाने देता है और वो इस केस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अब लाइनर के जाने के बाद शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि अगर मैं लाइनर जैसा होता और मेरी भी गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी मॉर्टिमर के साथ वही करता जो लाइनर ने किया। और ये कहकर शेरलॉक भी वहाँ से चला जाता है और ये केस भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे दोनों केसेस जिनकी स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही केसेस आपके सामने लाता रहूं तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। लेकिन यार फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।